हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स यहाँ हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सेकंड चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप। हमने एकाकी व्यापार पिछले वीडियो में समझा था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जब उसको देख लेंगे तब आगे का आपको अच्छी से समझ में आएगा। यदि हमको किसी एकाकी व्यापार का विस्तार करना है यानी बड़े रूप में, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी एक व्यक्ति व्यापार करना शुरू करता है तो धीरे धीरे जो लाभ होता जाता है उससे उसका व्यापार बढ़ता चला जाता है और एकाकी व्यापार में उसको कुछ विस्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। यदि वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद उसको उसका प्रबंधन, संचालन और पूंजी लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय एक व्यापारी को दो मार्ग हैं कि वो अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्यापार के विस्तार के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति और दूसरा तरीका है व्यापार के विस्तार के लिए साझेदार का प्रवेश। अब हम पहला देखते हैं कि व्यापार के विस्तार के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी व्यापार बढ़ाने के लिए जैसे काम भी बढ़ जाएगा, लाभ भी बढ़ जाएगा और यदि एक व्यक्ति के से वो निभाना मुश्किल हो तो वो कोई कर्मचारी को नियुक्त कर सकता है। अपने व्यापार में कोई कर्मचारी नियुक्त कर लें, एक या दो या उसके जितना बड़ा व्यापार है उसके हिसाब से नियुक्त करके वो अपने लिए सहयोग ले सकता है। लेकिन यदि वो कर्मचारी को नियुक्त करता है तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं और कर्मचारी को नियुक्त करने से क्या क्या हानियां होती हैं, ये हम अब देखेंगे। तो पहला है कि कर्मचारियों की नियुक्ति से लाभ का बंटवारा नहीं। यदि वो कोई कर्मचारी या नौकर रखता है तो जितना उस व्यवसाय में उसको लाभ हो रहा है उस लाभ में से उसको कर्मचारी को कुछ भी हिस्सा देने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी तो उसके यहाँ पर वेतन पर कार्य करेगा। हर महीने उसके लिए जो तय किया गया वेतन है उतना वेतन देने के बाद व्यापार करने वाले को जितना भी लाभ होगा सब वो अपने पास रख सकता है। तो लाभ में से बंटवारा उसको नहीं करना पड़ेगा। फिर पूर्ण नियंत्रण, यदि कर्मचारी आ भी जाता है कार्य करने के लिए तो भी उसके व्यापार में पूरा नियंत्रण उसका ही होगा। सारे नियम, कानून और प्रबंध सारा वो अपने पास रखेगा। कर्मचारी तो केवल जितना काम बताया जाएगा उतना काम करके चला जाएगा। फिर है स्वतंत्र निर्णय। व्यापार में कर्मचारी को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। वो कर्मचारी तो वो काम करेगा जो उसको मालिक बोल देगा, वैसा वो काम करता चला जाएगा। तो जो भी व्यापार की दृष्टि से निर्णय लेना है उसमें कर्मचारी की कोई सहभागिता नहीं होगी। तो वो व्यापार का मालिक खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकेगा। और फिर लाभ ये होगा कि कार्य में कमी हो जाएगी, तो कार्य का थोड़ा बंटवारा हो जाएगा। कर्मचारियों के साथ बंटवारा होने के कारण काम उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये लाभ हैं वैसे कुछ हानियां भी हैं कि कर्मचारी के आ जाने से क्या क्या हानियां हो रही हैं। तो पहला है कि खर्चों में वृद्धि। अब कर्मचारी नियुक्त करने के बाद खर्चे में वृद्धि हो जाएगी और यदि व्यापार में उसको लाभ हो या हानि हो लेकिन उसको उसका वेतन तो देना ही पड़ेगा। दिन भर में उसको यदि चाय पिलाना हो, कुछ खिलाना हो या उसको वेतन देना हो तो वो सारे कार्य बढ़ जाएगा। तो खर्च में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन एक बात ये भी है कि यदि उसको व्यापार में हानि होती है तो भी उसको अपने कर्मचारियों को वेतन देना ही पड़ेगा। फिर है जोखिम का बंटवारा। कर्मचारियों की नियुक्त करने से जोखिम
में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो कर्मचारी है, वो काम करके चला जाएगा। व्यापार की जोखिम तो मालिक की होती है, उस जोखिम का कोई बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि लाभ हो या हानि हो वो पूरा व्यापारी के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं है। फिर है ख्याति में वृद्धि नहीं। अब यदि वो किसी कर्मचारी को रखता है तो उसके व्यापार में कुछ विशेष ख्याति में फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ेगी कि उसने कोई कर्मचारी रख लिया है तो प्रसिद्धि बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर है निष्ठा का अभाव। अब जो कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी अपना समझ के कार्य नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा कर्मचारी में निष्ठा का अभाव देखा जाता है। वो सामान का अपव्यय करेगा, सोचेगा कौन सा खुद मेरा है, और उस कार्य के प्रति उसकी निष्ठा कम रहेगी जितनी निष्ठा उस एकाकी व्यापारी की रहेगी अपने व्यापार के लिए। ये तो हमने देखा कि व्यापार के विस्तार के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने से क्या लाभ और हानियां होती हैं। लेकिन यदि व्यापार का विस्तार करना है तो एकाकी व्यापार के विस्तार के लिए उस व्यापारी के पास दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ऑप्शन है व्यापार के विस्तार के लिए साझेदार का प्रवेश। साझेदार का मतलब क्या हुआ कि कोई उसमें इन्वेस्ट करे अपना पैसा, या पार्टनरशिप, पार्टनर आ जाए कोई। जो पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, वो जितने भी परसेंट का पार्टनर हो उतना उसको पूंजी भी देना पड़ेगी व्यापार के लिए, और फिर दोनों मिलकर व्यापार करेंगे, ऐसा पार्टनरशिप हो जाएगी ये। तो या तो वो कर्मचारियों को नियुक्त करे या तो वो किसी पार्टनर को अपने व्यापार में प्रवेश करने दे। तो यदि वो पार्टनर को प्रवेश करने देता है, साझेदार को, तो क्या क्या लाभ हैं और साझेदार को प्रवेश देने से क्या क्या हानियां हैं, ये देखेंगे अब हम। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कमेंट करिए। यदि कुछ ऐसा आपको लगता है कि किसी बात को मैंने और अच्छे से समझाना चाहिए हो तो ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी मैं अपनी, हो सकता है मुझे थोड़े से तरीके में आपके अनुसार अंतर करना पड़े तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो आगे देखते हैं कि साझेदार के प्रवेश से क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है पूंजी में वृद्धि। यानी जो व्यापारी है, एकाकी व्यापारी, वो तो अपनी पूंजी लगाएगा ही व्यापार में, लेकिन यदि वो किसी पार्टनर को रखता है या साझेदार को रखता है तो उसकी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि साझेदार भी अपनी पूंजी लगाएगा और एकाकी व्यापारी भी अपनी पूंजी लगाएगा, तो ऐसे में पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। फिर है जोखिम का बंटवारा। अब जब वो जो पार्टनर है वो पैसा लगा रहा है तो जोखिम उसकी भी रहेगी और एकाकी व्यापार की भी रहेगी, ऐसे जोखिम का बंटवारा हो जाएगा। फिर है अधिक रुचि। तो साझेदार जब व्यापार का स्वामी होता है तो व्यापार के कार्यों में वो अधिक रुचि लेने लगता है, तो दोनों मिलके अधिक रुचि लेने लगते हैं व्यापार में। फिर है अगला, प्रतियोगिता का डर नहीं। ये डर नहीं रहता। यदि कोई कर्मचारी कार्य करता है तो दुकान में सब कुछ सीखने के बाद ये डर होता है कि वो काम छोड़ के चला जाएगा और अपना व्यापार चालू कर देगा, क्योंकि उसने यहाँ सारे व्यापार के गुर सीख लिए हैं। ये डर कर्मचारी के साथ होता है, लेकिन ये डर साझेदारी में नहीं होता है, क्योंकि दोनों के पैसे लगे हुए हैं, दोनों ही उस व्यापार को और अच्छा आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसलिए प्रतियोगिता का डर नहीं होता है। फिर ये तो हो गए लाभ। अब साझेदारी के प्रवेश से कुछ हानियां भी हैं। साझेदार जब प्रवेश करेगा या पार्टनर जब आ जाएगा किसी व्यापार में तो क्या क्या हानियां हैं? तो पहला है लाभों का बंटवारा। अब जैसे उसने जितने प्रतिशत पैसा लगाया होगा, लाभ भी उसको उतने ही प्रतिशत चाहिए होगा। यदि दोनों 50-50 के पार्टनर हैं तो दोनों को आधा आधा लाभ का बंटवारा हो जाएगा। फिर आपसी मतभेद। कभी कभी क्या होगा कि एक दूसरे के मतों से दोनों ही सहमत नहीं होंगे, तो क्या होगा? मतभेद होगा। किसी का कोई नहीं सुनेगा, कोई कुछ और करना चाहता है, दूसरा कुछ और करना चाहता है, तो मतभेद हो जाएंगे। उसके बाद है साझेदार को हटाना। अब साझेदार को यदि विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए तो साझेदार को हटाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका पैसा व्यापार में लगा हुआ है, उसको तत्काल में नहीं निकाला जा सकता। फिर न्यायालयीन गतिविधियों को अपनाना पड़ेगा, यानी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा यदि उसको हटाना है तो।
और कोर्ट कचहरी में जाना यानी खर्चा और टेंशन का बढ़ना। उसके बाद है निर्णय में विलंब। जैसे एकाकी व्यापारी तुरंत अपना निर्णय ले लेता था, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जब साझेदार या पार्टनर आ जाता है तब निर्णय तुरंत एकाकी व्यापारी द्वारा नहीं लिए जा सकते, क्योंकि दूसरे पार्टनर का भी पैसा लगा हुआ है। तो जो भी किया जाएगा वो दोनों की सहमति से किया जाएगा, इसलिए निर्णय में विलंब हो सकता है। तो आज हमने देखा कि यदि एकाकी व्यापार के विस्तार को बढ़ाना है तो व्यापार के विस्तार को बढ़ाने के 2 तरीके यहाँ हमने देखे।